हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 से पाठ 2 ल्हासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। यह वीडियो का पहला भाग है। इस अंश में हम लेखक के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और पाठ के बारे में जानेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखक में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त यहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है? ल्हासा एक जगह का नाम है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस विधा में इस कहानी को लिखा गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है, यानी जो कि हमने यात्रा की होती है उसका वर्णन है, जिसके रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन जी। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि लेखक कहाँ जा रहे हैं, किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं, ल्हासा पहुँच भी पाते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1920-30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। क्योंकि भारतीयों को तिब्बत जाना मना था, तिब्बत में भारतीय नहीं जा सकते थे। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। कैसे जाते थे? चोरी छुपे हुए भारतीय लोग वहाँ जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था।
इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा भी नहीं डालती हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में पर्दा का रिवाज है, मगर तिब्बत में ऐसा नहीं होता है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देंगी। वहाँ का क्या ट्रेडिशन था कि यदि आप अपरिचित हैं और आपको कोई नहीं जानता, फिर भी आपको घर के अंदर आने दिया जाएगा, लेकिन भिखमंगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अगर आपको चाय पीना है तो वहाँ की औरतें आपके लिए चाय पका देंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। आगे देखते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक आदमी 2 चिटे राहदारी देकर थोंडुला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। कहने का मतलब है कि अब जब उन्होंने यात्रा की तो वहाँ पर चौकियाँ बनी रहती हैं। उसमें छोटी छोटी चौकियों में सैनिक रहा करते हैं। लड़ाई हो या ऐसे भी वह निगरानी कर सकते। राहदारी मतलब होता है रोड टैक्स देकर वह थोंडुला के आखिरी गांव में पहुँचे। वहाँ सुमित, जो कि मंगोल भिक्षु थे और राहुल के दोस्त थे, पहचान के तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। जब वह 5 साल पहले आए थे, कहते हैं कि जब वह 5 साल पहले यहाँ आए थे तो उन्हें भद्र यात्री के रूप में अच्छी जगह रहने को मिली थी, परंतु अब वह भिखारी के वेश में हैं तो उन्हें ऐसी ही कोई झोपड़ी टूटी फूटी सी रहने के लिए दे दी गई थी। लेखक कहते हैं कि अगले दिन राहुल जी और सुमित जी को एक विकट डांडा थोंडुला पार करना था। मतलब यह एक मुश्किल रास्ता था जिसे इन्हें पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। मतलब यहाँ पर तूफान आना, लैंडस्लाइड होना, ये सब अक्सर हुआ करता था, इसलिए वह एक खतरे वाली जगह कही जाती थी। 16-17 फीट ऊंची होने के कारण दोनों तरफ गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। यानी कि यहाँ पर सरकार ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि यह जगह बहुत ऊंचाई पर थी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए तो यह सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का और उनकी हत्या होने का कोई डर नहीं था, लेकिन जो ऊंचाई का डर था वह बना हुआ था। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमियों को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल धोंडला में खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखारी थे और जहाँ तहाँ वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। यहाँ पर कुची कुची का मतलब दया होता है। वो कहते थे दया करो और एक पैसा दे दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी,
पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि वहाँ के लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चले चलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके आगे का अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का होमवर्क है कि पाठ में आए कठिन शब्दों की सूची बनाइए और पाठ को दोहराइए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।